जिसमें राहुल और वो तीनों सिपाही बैठे थे। वह ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों से होते हुए जा रही थी। ये जैसलमेर की कोई जगह है जहाँ से राहुल गुजर रहा है। राहुल चिल्ला चिल्ला कर उन तीनों सैनिकों को परेशान कर देता है। परेशान होकर उन तीनों में से एक राहुल के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है और उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है, चुप रहो, चुपचाप जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। राहुल के मुंह में उन्होंने कपड़ा ठूंस दिया था, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका और अपना मुंह चुप करके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी इन रेत के टीलों को पार करते हुए किसी बड़े से महल के अंदर घुस जाती है। राहुल जैसे ही चारों तरफ देखता है तो उसे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और सामने एक बड़ा सा पैलेस दिख रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि वह किसी राजा के महल में आ गया है। राहुल ने अपनी नजरें चारों दिशाओं में घुमाई तो उसने देखा कि उस महल के आगे एक बहुत बड़ा बगीचा है और वह दूर दूर तक फैला हुआ है और वो महल भी काफी बड़ा है और जो दिखने में एक नायाब कला का जीता जागता उदाहरण है। उस महल को देखते ही राहुल अपने आप से कहा, यह तो वैसा ही पैलेस है जैसा कभी उसने अपने दोस्त विनय के साथ देखा था जहाँ वो घूमने गए थे। राहुल महल की चकाचौंध देखकर पागल हो गया। उसने अपने मन ही मन सोचा, ये मुझे इस शानदार महल में क्यों लेकर आए हैं? आखिर इस महल का सावी से क्या कनेक्शन है? राहुल के मन में अभी हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन वो उन सवालों को भूलकर बस लगातार उस महल की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। महल के सामने बहुत सारे सिपाही तैनात हैं जो कि इस महल की रखवाली करते हैं। राहुल के वहां आते ही वह सभी अपनी नजर झुकाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वह गाड़ी के नीचे पैर रखता है, उसे वहीं दोनों सिपाही पकड़ लेते हैं जो अभी उसके साथ गाड़ी में आए थे और उसे पकड़कर अपने साथ अंदर की ओर ले जाते हैं। राहुल अपने जूते बाहर निकालकर जैसे ही महल के अंदर अपने पैर रखता है, उसके पैर कालीन पर पड़ते हैं जो इतनी मुलायम है जिस पर चलते हुए राहुल को लग रहा है जैसे वह फूलों पर चल रहा है। राहुल इधर उधर देखता है और उसकी निगाहें एकदम ऊपर जाती है। यहाँ एक बड़ा सा होल था जिसमें ऊपर एक बहुत ही महंगा झूमर लगा हुआ है। ये झूमर इतना चमक रहा है कि इसकी रोशनी पूरे हॉल में फैली हुई है। उसके नीचे वह शानदार सोफे जो उसने आज तक नहीं देखे, ये सोफे किसी 5 स्टार होटल के सोफों से भी ज्यादा सुंदर है। राहुल महल की चकाचौंध देखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसे तो अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि वह एक ऐसी जगह आ गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तभी वो दोनों सिपाही जो राहुल को पकड़ कर ला रहे थे, उनमें से एक सिपाही दूसरे से कहता है, अरे रानी शाह ने इसको मेहमानों के कमरे में नहीं रखा, बल्कि इसके लिए वही कमरा तैयार किया है जो राजा शाह का हुआ करता था। उसकी बात सुनकर वो दूसरा सिपाही बोलता है, पता नहीं रानी शाह का इस आदमी से क्या रिश्ता है और ये कौन है जो रानी शाह को इतना प्यारा है कि राजा शाह का कमरा इसे दे दिया। पहला सिपाही बोलता है, हाँ, हमें क्या पता, वैसे भी रानी शाह पूरे 1 साल बाद लौटी है और लौटते ही अब इस आदमी को यहाँ बुला लिया। पता नहीं 1 साल तक वो कहाँ थी। उनकी यह बात सुनते ही राहुल को अपने पिता की वह बात याद आ जाती है जब उन्होंने उसे कहा था कि 1 साल पहले ही सावी उसकी जिंदगी में आई थी। राहुल फिर से महल की चकाचौंध भूलकर सावी के बारे में सोचने लग जाता है। तभी वो दोनों सिपाही उसे एक कमरे में ले जाते हैं जिसके बाहर खुशबू भरे फूलों से उसके लिए वेलकम लिखा हुआ है और ये फूलों की खुशबू राहुल की फेवरेट है। राहुल इस फूल की खुशबू सूंघते ही समझ जाता है कि ये सब सावी ने किया है, क्योंकि सावी ही जानती है कि राहुल को कौन से फूलों की खुशबू पसंद है। सावी को अपने मन में याद करते हुए राहुल जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपने सामने जो देखता है उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके सामने एक औरत खड़ी है जो रोशनी में इतना चमक रही है कि उसकी चमक के आगे हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाए। उसने अपने पूरे शरीर पर गहने पहने हुए हैं, उसके हाथों में सोने के कंगन, गले में सोने के न जाने कितने हार लटके हुए हैं और उसने अपने नाक में नथ पहनी हुई है। कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके और माथे पर लगे सिंदूर के ऊपर टीका पहने हुए वो औरत बला की खूबसूरत दिख रही है। इस औरत के चेहरे से राहुल की निगाहें ही नहीं हट रही। ये औरत कोई नहीं बल्कि सावी है। राहुल सावी को अपने सामने पाकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसने सावी को आखिरी बार अपने ऑफिस में देखा था और दूसरी बार जब देखा तो वह सावी से बात नहीं कर पाया। इसलिए उसने सोचा कि अब सावी से मिलकर ढेर सारी बातें करूंगा। वह कमरे में घुसते ही उन दोनों सिपाहियों का हाथ छुड़वाकर तुरंत सावी के पास दौड़ कर जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। सावी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल सावी को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह छोड़ता ही नहीं। सावी अपने हाथों के इशारे से इन दोनों सिपाहियों को वहां से जाने के लिए कहती है। सिपाही अपनी रानी शाह का इशारा समझ जाते हैं और रानी के आगे सिर झुकाकर कहते हैं, जैसी आज्ञा रानी सा। और फिर ऐसा बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी सावी अपने दोनों हाथों से जोर लगाते हुए राहुल को पीछे धकेल देती है। राहुल अपने मुंह से कपड़ा निकालते हुए सावी को जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सावी तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे तुमसे बहुत सारे जवाब चाहिए। आज तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। सावी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती, बस राहुल को लगातार ऐसे घूरती है जैसे उसने उसे गले लगाकर पता नहीं कौन सा बड़ा पाप कर दिया। लेकिन राहुल उसकी आंखों पर ध्यान नहीं देता और उसके आगे अपने सवालों की बौछार कर देता है और उससे पूछता है, तुम सावी मल्होत्रा हो या रानी सा हो या फिर कोई और हो? जो भी हो मुझे प्लीज सच बताओ, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। और तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके यहाँ कैसे आ गई? तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तो मुझे छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? राहुल इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ लेता है, लेकिन सावी उसके सवालों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी राहुल सावी का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी सावी अपने हाथ में एक छुरी लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। राहुल उसे अपने सामने छुरी तानते हुए देखकर डर जाता है और उससे थोड़ा दूर हटते हुए कहता है, सावी ये सब क्या है और तुम ये छुरी और तलवार कब से चलाने लग गई? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? फिर भी सावी कुछ नहीं बोलती,
लेकिन राहुल था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो फिर से उस पर अपने सवालों की बौछार लगा देता है। सावी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारा पति हूँ और एक पति का हक बनता है अपनी पत्नी से सब पूछना। सावी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है। पति? कौन सा पति? वो पति जो एक बंद कमरे में दूसरी औरत के साथ वो सब कर रहा था जो अपनी पत्नी के साथ करता है। जो हक मेरा था वो तो तुम किसी और को दे चुके हो मिस्टर राहुल। तो प्लीज भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सावी की बात सुनकर राहुल को अपनी गलतियां याद आती है और अब जाकर उसे याद आया कि सावी को पता चल गया था कि उस दिन वो होटल में एक लड़की के साथ था। तभी सावी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, देखो, अब ना मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ना तुम मेरे पति। यहाँ तुम इस महल के सिर्फ और सिर्फ मेहमान हो, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आगे से ध्यान रखना, मैं यहाँ की रानी शाह हूँ, कोई आम इंसान नहीं। अगर यही जबरदस्ती तुम बाहर करोगे तो लोग तुम्हें उठाकर फेंक देंगे, इसलिए आगे से संभल कर। इतना बोलकर सावी वहाँ से चली जाती है। राहुल जैसे ही सावी के पीछे उस कमरे से बाहर निकलने लगता है तो वो दोनों सिपाही आकर उसे वहीं के वहीं रोक लेते हैं। राहुल फिर से सावी सावी चिल्लाने लगता है, लेकिन सावी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो वहाँ से चली जाती है। राहुल कुछ देर तो चिल्लाता है, फिर परेशान होकर कमरे में एक बेड पर आकर बैठ जाता है। राहुल अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो कहाँ बैठा है और उसका कमरा कितना सुंदर लग रहा है। उसके दिमाग में तो बस लगातार यही चल रहा है कि सावी ऐसा क्यों बोलकर गई कि मैं उसका पति नहीं हूँ। राहुल जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सावी मुझे सच नहीं बता रही और पापा ने मुझे आधा सच बताया। अब इस आधे अधूरे सच के साथ मैं कैसे रहूं? आखिर सावी कौन है? क्या वो सच में राहुल से गुस्सा है या फिर कोई और राज है जो वो राहुल से छुपाना चाह रही है? क्या राहुल के पापा आधे सच के अलावा कुछ और भी जानते हैं जो वो राहुल को बताना नहीं चाहते? क्या होगा अब राहुल के साथ? क्या ये दोनों कभी एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। राहुल सावी के बारे में सोचते सोचते अपने बेड पर कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसने अपने चारों तरफ देखा। फिर उसे याद आया कि वह महल के किसी कमरे में है जहां सावी उसे मिली थी और उसके बाद उसे छोड़कर चली गई थी। राहुल के मन में फिर से सावी से मिलने की तमन्ना जाग उठती है। यही तमन्ना लिए वो अपने बेड से उठा और जब उसने कमरे से बाहर जाकर देखा तो वो दोनों सिपाही जो कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे वो दोनों वहां नहीं थे। उस कमरे से निकलते ही राहुल पूरे महल में घूमने लगा। ये महल इतना बड़ा है कि राहुल सावी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, लेकिन सावी उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वो उसी दिशा में सावी को ढूंढने जाता है जिस दिशा में सावी गई थी। उसने महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे सावी कहीं नहीं दिखी। महल के बाकी सभी दरवाजे बंद थे। राहुल ने उन सभी दरवाजों को खोल खोल कर देखा, लेकिन सावी वहां नहीं थी। फिर अचानक उसकी नजरें एक कमरे पर पड़ती हैं जिसका दरवाजा पहले से ही खुला है। राहुल उसी दिशा में आगे बढ़ता है और जैसे ही उस कमरे में जाकर देखता है तो सामने सावी एक बिस्तर पर बैठी हुई दिखाई देती है। सावी को देखते ही राहुल अपनी एक्साइटमेंट में सावी की परमिशन लिए बिना ही उस रूम में घुस जाता है और अंदर घुसते ही जो देखता है तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सावी के साथ उसी बेड पर एक आदमी बैठा हुआ है जो सावी की तरह ही एकदम गोरा, सजीले नयन नक्श वाला एकदम सुंदर लड़का है और सावी ने उसके हाथों में अपना हाथ दिया हुआ है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों एक दूसरे से कोई वादा कर रहे हों। राहुल उस सुंदर से लड़के को सावी के साथ देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सावी किसी गैर मर्द के साथ कैसे बैठी है। राहुल जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगता है, सावी, तुम किसी गैर मर्द के साथ एक ही कमरे में क्या कर रही हो? ये सब क्या चल रहा है? तुम खुद अपने पति को धोखा दे रही हो और फिर मुझे बोलती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। सावी राहुल की बातों से चौंक जाती है और चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। राहुल इतना सब कहकर ही चुप नहीं होता। वह आगे बोलता है, अगर तुम्हें मैं पसंद ही नहीं था, मुझसे प्यार ही नहीं था, तो मुझे बुलाया ही क्यों? क्यों उस खत में लिखा कि अगर तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में जानना है तो इस पते पर आ जाओ? जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम ना तो मुझसे बात कर रही हो और ना मेरी तरफ देख रही हो, बस लगातार मुझे इग्नोर किए जा रही हो। अब भी सावी कुछ नहीं बोल रही है और बस अपना मुंह बंद करके चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। राहुल उसकी चुप्पी को देखकर परेशान हो जाता है और गुस्से में झुंझलाते हुए कहता है, सावी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है कि तुम एक गैर मर्द के साथ एक कमरे में एक ही बेड पर कैसे बैठी हो और कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम खुद भी मेरी तरह ही हो, दूसरे मर्द के साथ। जैसे ही राहुल आगे कुछ बोलता, सावी एकदम से खड़ी होकर उसे चुप कराते हुए बोलती है, चुप करो राहुल, कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें पता भी है जो मेरे साथ बैठा है वो कौन है? मेरे भाई साहब। तुम सब लोगों को अपने जैसा क्यों समझते हो? मैं तुम्हारे जैसी घटिया ना कभी थी, ना हूँ और ना ही कभी होंगी। इसलिए अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। इतना कहते ही सावी अपनी हथेली बजाकर सिपाहियों को बुलाती है और वो सिपाही अंदर आकर राहुल को वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। राहुल के वहां से जाते सावी उस आदमी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए राणा साहब, मुझे राहुल के आगे झूठ बोलना पड़ा कि आप मेरे भाई सा है। लेकिन राहुल को मैं जानती हूँ, उसे अगर पता चलता कि आप मेरे भाई नहीं है तो वो गुस्से में पागल हो जाता और गुस्से में न जाने क्या कर बैठता। तभी वो आदमी बिस्तर से खड़े होते हुए सावी के करीब आता है और उसे कहता है, रानी सा, मुझे लगता है आपको राहुल को सच बता देना चाहिए था। कहीं उसे बाद में पता चला कि मैं आपका भाई नहीं हूँ तो उसे बहुत दुख होगा। उस आदमी की बात सुनकर सावी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, राणा सा, आप मेरी और राहुल की चिंता मत करिए, आप अपने वादे की चिंता कीजिए जो अभी आपने हमें दिया है और फिलहाल यहाँ से चले जाइए। सावी के इतना कहते ही वो आदमी सावी के कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही सावी परेशान होकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और किसी गहरी सोच में डूब जाती है। इधर वो सिपाही राहुल को फिर से उसी कमरे में डाल देते हैं, लेकिन अब की बार वो उसका दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। राहुल अंदर से जोर जोर से चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, मुझे सावी से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, खोलो दरवाजा।
ऐसा कहकर राहुल अपने हाथों को जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगता है। उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी बाहर से कोई दरवाजा नहीं खुलता तो वो हार मानकर वहीं दरवाजे के पास बैठ जाता है। तभी उसे याद आता है कि पहले वो भी सावी के साथ कुछ ऐसे ही करता था। जब भी सावी और उसका झगड़ा हो जाता था तब वो सावी को एक रूम में बंद कर देता था और पूरा दिन रात उसे खोलकर देखता भी नहीं था कि वो ठीक है या नहीं। आज राहुल को पहली बार फील हुआ कि जब वो सावी को ऐसे बंद करता था तो उसे कैसा लगता होगा। ऐसे ही राहुल सावी के साथ बिताए हर लम्हे को याद कर रहा है जब जब उसने सावी को परेशान किया था और वह चुपचाप उसके सभी अत्याचारों को चुपचाप सहन करके भी उसे प्यार करती थी। अब उसके मन में सावी के लिए प्यार जाग उठा जो आज तक उसे महसूस नहीं हुआ था। आज उसे पता चला कि इस दुनिया में सावी ऐसी लड़की है जो उसके लिए दर्द सहन करने के बाद भी हमेशा उसे प्यार ही देती थी और कभी भी उसे पलटकर जवाब नहीं देती थी। उसके अत्याचारों के बदले भी सावी उससे प्यार ही करती थी। अब जब राहुल पर खुद यह सब कुछ बीत रहा था तब से समझ आया कि उसने सावी पर कितने अत्याचार किए हैं। राहुल अपने आप से कहता हुआ बोलता है, अरे यार मैं कितना पागल था जो सावी के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। हमेशा उस पर चिल्लाता रहा। वो कितना प्यार करती थी मुझे, मैंने कभी उसके प्यार की कद्र ही नहीं की, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। इतना बोलते ही राहुल की आंखों में आंसू छलक आए और उसने अपने आंसू को अपनी उंगली पर रखते हुए बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ सावी, अब से मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बस एक बार मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझसे बात कर लो। अब की बार राहुल की आंखों में पछतावा था जो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच में उसे अपने की गलतियों का पछतावा हो रहा था। और ऐसे ही सोचते सोचते राहुल वहीं दरवाजे के पास कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। किसी औरत के रोने की आवाज सुनकर राहुल की आंखें खुली। उसने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। राहुल ने सोचा, अरे इतनी रात को कौन रो रही है, ये सावी की आवाज तो नहीं लग रही और इस महल में मुझे सावी के अलावा कोई और औरत दिखी ही नहीं। कहीं सावी तो नहीं हो रही, मैं अभी जाकर देखता हूँ। राहुल खड़ा होकर जैसे ही दरवाजा खोलता है दरवाजा तुरंत खुल जाता है और वो दोनों सिपाही जो बाहर पहरा दे रहे थे वो वहीं सो चुके थे। राहुल धीरे धीरे दबे पैरों से होते हुए सीधा उसी कमरे की ओर जाता है जहाँ उसने सावी को देखा था। राहुल जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो दरवाजा खुला हुआ था लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। उस कमरे के अंदर जाते ही रोने की आवाज एकदम से तेज हो जाती है। राहुल कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाकर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। फिर राहुल जैसे ही उस कमरे से बाहर आने लगता है वह आवाज कम हो जाती है। राहुल दोबारा से उसी कमरे में जाता है और ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। राहुल इधर उधर और ऊपर नीचे देख रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वह धड़ाम से गिर जाता है। गिरते ही राहुल ने देखा उसके पैरों में एक कालीन बिछी हुई थी जिसमें उसका पैर फंस गया और वह गिर गया। जैसे ही उसने कालीन को हटाने की कोशिश की उसकी नजरें उस कालीन के नीचे किसी चीज पर पड़ती है। राहुल तुरंत पूरी कालीन को हटाकर देखता है तो वहाँ एक बहुत छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है जो उस कमरे से होते हुए नीचे की ओर जाता है। राहुल देखता है कि उस दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं लगा हुआ। वह जैसे ही उस दरवाजे को ऊपर की ओर खींचता है वह खुल जाता है और नीचे सीढ़ियां जाती हुई उसे दिखाई देती है। राहुल सीढ़ियों से होते हुए नीचे पहुंचता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसने देखा कि नीचे भी उसी तरह का एक महल है जैसा ऊपर बना हुआ है, लेकिन यहाँ हर तरफ हल्का हल्का ही उजाला है जिसमें वो थोड़ा बहुत ही देख पा रहा है। जैसे ही राहुल नीचे पहुंचता है उसे वो रोने की आवाज तेज तेज आने लगती है और वो उसी दिशा में बढ़ता है जहाँ से आवाज आ रही थी। राहुल के मन में अब तक कोई डर नहीं था कि ये किसकी आवाज है और कहाँ से आ रही है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गया तो अंधेरे में उन बिलखती आवाजों से डरने लगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके हो दबे पांव उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहाँ से वो आवाज आ रही थी। उन आवाजों का पीछा करते हुए राहुल एक कमरे में पहुंचा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। राहुल जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर सामने देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। फिर वह तुरंत धड़ाम से वहीं गिर जाता है। आखिर राहुल ने वहाँ ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो बेहोश हो गया। सावी के साथ वो आदमी कौन था जिसे वो राहुल के आगे तो अपना भाई बता रही थी लेकिन उसके पीछे उसको राणा सा कह रही थी। क्या है इस महल का राज? सावी कौन है और उसका इस महल से क्या कनेक्शन है? क्या ये सभी राज कभी राहुल के सामने आ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह ओनली ऑन पॉकेट FM पर। अगले दिन सुबह राहुल की आंखें खुलती है और जैसे ही वह अपने चारों तरफ देखता है उसे वह सुंदर सा कमरा दिखता है जिस पर राहुल का अभी तक ध्यान गया ही नहीं था। उसकी निगाहें अचानक से ऊपर लगे हुए उस सुंदर से झूमर पर जाती हैं जो सूरज की हल्की किरणों से बहुत ज्यादा चमक रहा है। उसकी चमक से राहुल की आंखें बंद होने लगीं, इसलिए राहुल अपने बिस्तर से उठ गया। उठते ही उसे याद आया कि उसने वहां महल के नीचे कुछ देखा था, जिसके बाद उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। वो यहाँ इस कमरे में कैसे आया? राहुल अपने आप को उस कमरे में पाकर जोर से बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तभी राहुल की निगाहें जमीन पर जाती हैं। वहां एक पायल पड़ी हुई थी जिसे देखकर राहुल ने अपने हाथ में उठाया और उठाते ही समझ गया कि ये सावी की पायल है। ये पायल उसे इसलिए याद है क्योंकि यह पायल एक बार उसी ने सावी को दिलाई थी। इस पायल को देखते ही राहुल बड़बड़ाने लगा, अरे ये पायल तो सावी की है, इसका मतलब वो अभी तक यही थी, लेकिन अब यहाँ क्यों नहीं है? कहाँ गई सावी? इतना कहकर राहुल फिर जोर जोर से सावी सावी पुकारने लगता है और खड़ा होकर जैसे ही दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजे के बाहर वो दोनों सिपाही खड़े थे। जैसे ही राहुल बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो दोनों सिपाही उसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। राहुल अपने कदमों को पीछे खींचते हुए बोलता है, अरे यार अब तो हद हो गई,
तुम लोगों ने मुझे ऐसे कमरे में बंद क्यों करके रखा हुआ है? मुझे बाहर जाने दो, मुझे सावी से बात करनी है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन उसकी इन बातों का उन दोनों सिपाहियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। राहुल गुस्से में चिल्लाने लगा, सावी, सावी, कहाँ हो तुम और मैं यहाँ कैसे आया? सावी। उसकी जोर जोर से आवाज सुनकर एक बूढ़ा आदमी जिसने धोती कुर्ता और सर पर पगड़ी बांध रखी थी और जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, वो वहां आया और राहुल से बोला, क्या बात है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? राहुल ने इस बुजुर्ग को महल में पहली बार देखा था। वो उम्र में राहुल के पापा से भी बड़े लग रहे थे, इसलिए राहुल ने अपनी आवाज को थोड़ा कम करते हुए बोला, अंकल, मुझे सावी से बात करनी है क्योंकि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मैं रात को महल के नीचे गया था और फिर वहां से ऊपर कैसे आया? उस बुजुर्ग को दिख रहा था कि यह सब बातें बोलते वक्त राहुल कितना परेशान था, इसलिए उसने राहुल को सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, तुम रुको, मैं सावी बिटिया से बात करके तुम्हें वहां बुलाता हूँ। उस बुजुर्ग की बात सुनकर राहुल को शांति मिली और उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ उस बुजुर्ग से बोला, हाँ हाँ ठीक है अंकल, प्लीज थोड़ा जल्दी करना, मुझे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। राहुल से इतना कहते हुए वह बुजुर्ग वहां से चला गया और वहां से निकलते ही वह सीधा सावी के कमरे में आया। कमरे में घुसते ही सावी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम काका। सा, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आए? ये बुजुर्ग इस महल के सबसे पुराने नौकर हैं और ये वही हैं जिन्होंने सावी के पास वह कॉल किया था जब वो मुंबई में थी। सावी उस बुजुर्ग को काका सा कहती थी और उनकी हर बात मानती थी। इनका नाम रामू काका है। सावी का प्रणाम स्वीकार करते हुए रामू काका ने सावी के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपना आशीर्वाद देते हुए बोले, बिटिया, वो लड़का क्या नाम है उसका? हाँ, वो राहुल कब से बस तुम्हारा ही नाम रटे जा रहा है। तुम उससे मिल लो, नहीं तो वो चिल्ला चिल्ला कर सबको परेशान कर देगा। सावी रामू काका से दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए बोलती है, क्या मेरा नाम? अरे काका सा, उसे मेरी क्या जरूरत है? उसे तो हजारों लड़कियां मिल जाती हैं उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए, तो फिर अब मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा है? तभी रामू काका ने सावी के करीब आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो सावी बिटिया, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमने इस महल में किसी को भी नहीं पता लगने दिया है कि तुम उसकी पत्नी हो और वह तुम्हारा पति है। सिवाय मेरे, तुम्हारे और राणा सा के कोई नहीं जानता कि राहुल और तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, जाओ जाकर राहुल से बात करो और उसे शांत रहने के लिए कहो। रामू काका की बात सावी अच्छे से समझ गई और उसने काका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है काका, सा, मैं जाती हूँ और राहुल से बात करती हूँ और उसे शांत करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो चिल्ला चिल्लाकर सबको परेशान न करे। राहुल उस बुजुर्ग की बातों को सुनकर अपने कमरे के बेड पर जाकर बैठ गया था और लगातार उसके बारे में सोच रहा था जो उसने नीचे देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जब बेहोश हो गया था तो उसे यहाँ तक कौन लेकर आया और उसके साथ कौन था, और अगर वो सावी थी तो वो अब यहाँ क्यों नहीं है। इतनी देर में सावी ने उसका दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अगर तुम्हारा दूसरी लड़कियों के बारे में सोचना बंद हो गया हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सावी को देखते ही राहुल का चेहरा चमक गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। आज तक जिस सावी को देखते ही राहुल का मुंह बन जाता था, आज उसी सावी को देखकर राहुल के चेहरे पर इतनी खुशी आ गई। सावी ने अंदर आते हुए राहुल को ताना देते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर राहुल, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक, और वो भी मेरे आने से? तुम्हें तो मैं कभी पसंद ही नहीं थी, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? या फिर इस महल में आने से तुम इतने खुश हो? राहुल समझ गया कि सावी उसे ताना दे रही है, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं सावी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि तुम मेरे लिए क्या क्या करती थी, लेकिन अब जब 2-3 दिन से घुटन में रहा हूँ तो मुझे पता चला कि तुम मेरे अत्याचारों को सहन करते हुए भी कैसे मुझसे प्यार कर लेती थी। सावी उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, वाह मिस्टर राहुल, आपको तो बड़ी जल्दी समझ आ गया। 2 दिन कमरे की चारदीवारी में बंद क्या रहे, पूरे होश ठिकाने आ गए आपके। लेकिन राहुल सावी की बातों पर ध्यान न देकर बस उसके चेहरे पर ही ध्यान दे रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह जल्दी से जाकर सावी को गले लगा ले और उसे कह दे कि आज तक जो राहुल उससे नफरत करता था, आज वो उससे नफरत नहीं करता बल्कि उसके प्यार को समझ गया। राहुल जैसे ही सावी को अपनी बाहों में भरने के लिए आगे आता है, तभी सावी अपने हाथ से उसको रोकते हुए कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, इस रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वो दोनों सिपाही कमरे के बाहर ही खड़े हैं। अगर किसी ने भी तुम्हें ऐसे देख लिया तो तुम नहीं जानते कि क्या हो जाएगा। फिर थोड़ी लंबी सांस लेते हुए सावी राहुल से कहती है, वैसे भी मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि 2 दिनों से तुम बहुत तड़प रहे थे मुझसे बात करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ तो बात करो। तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? सावी के मुंह से इतना सुनते ही राहुल वहीं के वहीं रुक गया और सावी से पूछने लगा, सावी, रात को यहाँ उस लड़की की रोने की आवाज आ रही थी तो मैंने नीचे जाकर देखा, वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी जिसके बाल बिखरे हुए। और इतना सुनते ही सावी के माथे पर पसीने आ गए और अपना मुंह फेरते हुए दूसरी तरफ मुंह करके सोचने लगी, मैंने तो सोचा था कि ये वहाँ जाते ही बेहोश हो गया होगा, लेकिन इसने तो उसे देख लिया। अरे नहीं, अब मैं इसे क्या जवाब दूंगी? राहुल ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए कहा, सावी, कौन है वो लड़की और वो इतने बुरे हाल में क्यों है? और यहाँ इतना बड़ा महल तो इसमें कोई रहता क्यों नहीं है? सावी राहुल की बातें सुनकर घबराने लगती है और फिर एक लंबी सांस भरते हुए जोर से बोलती है, तुम्हें इन सब चीजों से क्या मतलब मिस्टर राहुल? तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो या इस महल की छानबीन करने? सावी से इतना सुनते ही राहुल जैसे सारी बातें भूल गया और धीरे से सावी के सामने खड़ा होकर बोला, नहीं सावी, मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। वो तो बस मैंने देखा इसलिए पूछ लिया, बाकी वो कौन है कौन नहीं मुझे क्या लेना देना। राहुल को अपने सामने देखकर सावी फिर से उससे मुंह फेरते हुए अपने पसीने पोंछती है और दूसरी तरफ मुंह करके उसे बोलती है, तुम्हें यही बात करनी थी ना? अब तुम्हारी बात पूरी हो गई तो मैं जाऊं? तभी राहुल फिर से सावी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है, नहीं नहीं सावी, मुझे तुमसे ये सब नहीं पूछना था। मुझे तो बस तुमसे ये पूछना था कि क्या तुम उस लड़की वाली बात को लेकर अभी भी नाराज हो मुझसे?
क्या उसी बात को लेकर बैठी रहोगी और मुझसे बात भी नहीं करोगी? सावी ने गुस्सा करते हुए राहुल से कहा, राहुल तुम कभी नहीं बदल सकते और अब तुम चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने लड़कियों के साथ रात बिताकर उनके साथ एक ही कमरे में छी। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। थोड़ी देर के लिए सावी चुप हो जाती है और फिर गुस्से में भरते हुए बोलती है, ये गलती नहीं मिस्टर राहुल, तुमने पाप किया है। तुम्हें पता है शादी का 7वां और आखिरी वचन क्या होता है जो एक पति अपनी पत्नी से करता है? और वो ये कि शादी के बाद इस दुनिया की हर औरत को मैं अपनी माँ और बहन के रूप में देखूंगा। लेकिन तुम तो हर औरत को अपनी हवस भरी नजरों से देखते हो और अब मेरे आगे ये माफी करने का ढोंग कर रहे हो। राहुल अपनी आंखों में गिल्ट लिए सावी की तरफ देखता है और बोलता है, सावी मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है, बट नाउ आई प्रॉमिस मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो और एक मौका दो, फिर से हम अच्छे पति पत्नी की तरह ही रहते हैं ना। उसके बाद सावी अचानक गुस्से में बोलती है, अच्छे पति पत्नी की तरह? माफ करना, मैं पहले तुम्हारे साथ एक अच्छी पत्नी की तरह ही रहती थी, लेकिन तुम्हें शायद शरीफ पत्नी पसंद नहीं थी ना, इसलिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। वैसे भी मिस्टर राहुल, जब मैं तुमसे प्यार करती थी तब तुमने कभी मेरी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर सावी वहां से चली जाती है और राहुल फिर से वही रट लगाते हुए बोलता है, सावी सावी प्लीज रुको सावी, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, सॉरी। लेकिन अब सावी जल्दी जल्दी राहुल के कमरे से निकलते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है और एक बार के लिए भी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखती। राहुल सावी को जाते देख दुखी होकर बेड पर बैठ जाता है और अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोलता है, अरे राहुल, तूने अपनी इतनी अच्छी पत्नी को खो दिया। शायद तू इसी लायक है राहुल, और जा लड़कियों के पीछे। तब तेरी सावी तुझसे कितना प्यार करती थी और आज वो तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। राहुल अपने आप को कोसते हुए बेड पर बैठे आंसू बहाने लगा। क्या राहुल के आंसुओं को देखकर सावी उसे माफ कर देगी? क्या सच में सावी उसे प्यार करती है या प्यार का सिर्फ दिखावा कर रही है? महल के नीचे वो लड़की जो रात को रो रही थी वो कौन है? आखिर ऐसा क्या राज है इस महल का? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह ओनली ऑन पॉकेट FM पर। सावी राहुल के कमरे से निकलकर सीधा सामने एक रूम में चली जाती है जिस कमरे पर हमेशा ताला ही लगा रहता है, लेकिन आज वही रूम खुला हुआ है। उस रूम में पहुंचकर सावी रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। इस रूम की एक खासियत यह है कि दरवाजा बंद करने के बाद इस रूम की कोई भी आवाज किसी भी बाहर वाले सुनाई नहीं देती। जैसे ही सावी उस रूम को बंद करके आगे बढ़ती है, वहाँ काका और राणा सा बैठे हुए हैं। सावी ने उन दोनों की तरफ देखा और परेशान होते हुए जोर से बोली, काका उसने साक्षी को देख लिया है और अब वो जानना चाहता है कि उसने जिसे देखा वो लड़की कौन है। कहीं उसे कुछ याद आ गया तो? इतना कहकर सावी कुछ सोचने लगती है और फिर थोड़ा सोचते हुए बोलती है, अगर उसे पता चला तो मैं क्या करूंगी काका सा? हमारा तो पूरा राज ही खुल जाएगा। जिस बात को मैंने 1 साल से छुपाए रखा, मैं उस बात को ऐसे सामने नहीं आने दे सकती। काका सा उठे और सावी के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अरे सावी बिटिया, क्या हो गया? तू इतनी परेशान क्यों है? क्या देख लिया उसने? सावी काका की तरफ देखते हुए बोली, काका सा उसने साक्षी को देख लिया और अब वो मुझसे पूछ रहा था कि वो लड़की कौन है। अगर उसे सब पता चल गया और हमारा बदला पूरा होने से पहले वो इस महल से भाग गया तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं काका सा, अभी तो मैंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है। मैं उसे जब तक तड़पते नहीं देख लेती मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रामू काका ने सावी से पूछा, बिटिया तूने उसे सारी दवाइयां तो दे दी थी ना? कल के खाने में तूने उसे वही दवाइयां दी थी जो 1 साल पहले तूने उसको दी थी। सावी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और काका सा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ काका सा, मैंने खुद उसके कमरे में जाकर उसको दवाई दी थी। 1 साल पहले हमने उसे ज्यादा दवाइयां दी थी ताकि वह पीछे का सब कुछ भूल जाए, लेकिन अभी मैंने उसे थोड़ी सी दवा दी थी ताकि उसके साथ जो थोड़ी देर पहले हुआ वह सिर्फ वही पर भूल जाए, लेकिन मुझे लगता है उस दवाई का असर नहीं हुआ। तभी राणा सा आगे आते हुए सावी के करीब आता है और उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो सावी, उसे कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन तुमने आगे कुछ सोचा है कि अब आगे क्या करना है? तभी सावी ने राणा सा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने राहुल की आंखों में अपने लिए वह तड़प देखी जो एक सच्चे आशिक में होती है। धीरे धीरे उसकी यह तड़प बढ़ती जाएगी और उसे तड़पते देखकर ही तो मेरा बदला पूरा होगा। राणा सा ने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए सावी की तरफ गुस्से से देखा और बोला, लेकिन सावी सिर्फ उसके तड़पने से तुम्हारी तकलीफ तो कम नहीं होगी ना? और तुम्हें पता है ना कि उस आदमी की वजह से हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है। सावी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए राणा सा से कहा, हाँ राणा सा, मुझे सब याद है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मुझे उसे ऐसे ही मारना होता तो मैं कब का मर चुकी होती। 1 साल तक उसकी देखभाल नहीं करती और न ही उसकी पत्नी बनकर उसे अपना तन सौंपती। सावी के मुंह से यह बात सुनते ही राणा सा ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सावी राणा सा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, राणा सा, अब मैं उसके करीब नहीं जाऊंगी और अब आप देखना मैं उसे किस हद तक तड़पाऊंगी और उसे तड़पते देखकर मुझे जो सुकून मिलेगा उससे मेरा बदला पूरा होगा। इतना कहकर सारी उस रूम से निकलकर दोबारा से राहुल के रूम में आ जाती है। राहुल सावी को अपने रूम में देखकर बहुत खुश हो जाता है। राहुल सावी की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, तुम आ गई सावी, इसका मतलब तुम मुझे एक मौका देने के लिए तैयार हो और तुम मेरी पत्नी बनकर फिर से रहना चाहती हो। सावी ने राहुल की आंखों में देखा और राहुल से कहा, ठीक है राहुल, हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने प्यार को साबित करना होगा। मुझे ये एहसास दिलाना होगा कि तुम अब से सारे गलत काम छोड़ दोगे और सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। राहुल ने सावी की बात सुनते ही अपनी गर्दन जोर जोर से हाँ में हिला दी और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ 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 सावी, बस मुझे एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने का कि मैं अब तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता चल गया कि मैं अगर चिराग लेकर भी ढूंढूंगा तो तुम्हारे जैसी पत्नी नहीं मिलेगी। सावी ने राहुल की तरफ देखा और उसके तड़पते चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है मिस्टर राहुल, पहले आप अपने प्यार को साबित करिए, उसके बाद आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और इतना कहकर सावी वहां से चली जाती है। सावी के जाते ही राहुल खुशी से उछलने लगता है और उछलते हुए कहता है, मुझे पता था सावी आज भी मुझे प्यार करती है। थैंक गॉड, सावी मान गई। अब मैं उसे साबित कर दूंगा कि मैंने अपनी सारी गलत आदत छोड़ दी है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करूंगा। इतना कहकर राहुल अपने कमरे में बैठ गया। अभी रात के 9 बज चुके थे। अचानक से राहुल को किसी के पायलों की छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। उस लड़की के बाल एकदम लंबे खुले हुए, ब्लाउज के नाम पर बस अपने अंगों को ढका हुआ है और बिल्कुल छोटी सी चोली पहने हुए हैं।
उसकी आंखों में काजल लगा हुआ है और उसके होठों पर लिपस्टिक और उसकी मस्तानी चाल किसी हिरनी से कम नहीं लग रही है। राहुल उसे देखते ही उसकी तरफ अपनी नजरें गड़ा लेता है। वह अपनी नजरें वहां से हटाना तो चाहता है, लेकिन चाह कर भी उस लड़की से वह अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा है। आज से पहले वो सावी को छोड़कर इतनी सारी लड़कियों के साथ अय्याशी कर चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी लड़की वैसी नहीं थी जैसी आज ये लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। वह लड़की सीधा राहुल के पास आती है और उस बेड के नीचे राहुल के पैरों के पास बैठ जाती है। फिर अपनी उंगली से राहुल के पैरों से होते हुए उसके हाथों तक अपने हाथ को ले जाती है और फिर राहुल के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर अपने मुंह के करीब ले जाते हुए उसके हाथों को चूमने लगती है। राहुल इतनी सुंदर लड़की को अपने ऐसे करीब आते देख अपने आप को रोक नहीं पाता और उस लड़की को अपने पैरों से उठाकर अपने पास बेड पर बिठा लेता है। फिर जैसे ही वह उस लड़की के होठों को किस करने की कोशिश करता है, तभी उसे अचानक सावी की याद आई और उसने अपने आप को वहीं के वहीं रोक दिया और तुरंत उस लड़की के पास से उठ गया। राहुल ने उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, सामने सावी खड़ी थी। सावी को देखकर राहुल चौंक गया। उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपने आप से कहा, ओह नो, सावी ने तो मुझे मौका दिया था अपने आप को साबित करने का। मुझे लगता है सावी ने मुझे इस लड़की के साथ देख लिया। अब क्या होगा? सावी अंदर कमरे में घुसते हुए उस लड़की की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखती है और चिल्लाते हुए उसे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। उस लड़की को रूम से निकालकर सावी राहुल की तरफ आगे बढ़ती है और अपने हाथों से ताली बजाते हुए राहुल से जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वाह मिस्टर राहुल, आपने तो बोला था किसी लड़की की तरफ देखेंगे भी नहीं। आपने तो 1 घंटा भी नहीं लगाया बदलने में। सुंदर लड़की देखी नहीं कि फिसल गए। मुझे पता है तुम्हारा, तुम ऐसे ही हो। सावी की बातें सुनकर राहुल अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए हाथ जोड़कर सावी के पैरों के पास बैठ जाता है और अपने आंसू बहाते हुए कहता है, नहीं सावी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उस लड़की को कुछ भी करता इससे पहले मुझे तुम्हारी याद आ गई और मैं उसके करीब नहीं गया। मेरी बात का यकीन करो सावी। सावी ने चिल्लाते हुए राहुल से कहा, बस करो राहुल, मेरे सामने घुटने टेककर ये ड्रामा मत करो। मुझे सब पता है तुम किस तरह के आदमी हो। मैंने तुम्हें मौका दिया, यही मेरी गलती थी। तुम अपने इम्तिहान में फेल हो गए हो मिस्टर राहुल। सावी की बात सुनते ही राहुल उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा और अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए कहने लगा, नहीं सावी, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे एक मौका दे दो सावी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो ना जाने मेरा क्या होगा। सावी राहुल से मुंह फेर लेती है और दूसरी तरफ अपना मुंह करके अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती है। वह अंदर से बहुत खुश हो रही थी राहुल को ऐसे तड़पते देखकर। दूसरी तरफ मुंह करके सावी ने राहुल से कहा, नहीं राहुल, मैं तुम्हें एक मौका दे चुकी हूँ। अब दूसरा मौका देकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। मैंने तुम्हें ये मौका दिया और तुमने इस मौके का फायदा उठाया। अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकती। सुबह होते ही इस महल से निकल जाना और भूल जाना मुझे। सावी ने जैसे ही ये बात कही, राहुल फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, नहीं सावी, अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें पता है ना, मैं तो अपनी एक चीज भी खुद से नहीं ढूंढ पाता। तुमने मुझे अपनी आदत डाल दी सावी, मैं वो आदत कैसे छोड़ दूं? सावी राहुल को ऐसे तड़पते देख बहुत खुश हो रही थी। उसका मुंह राहुल के दूसरी तरफ था। उसने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, ठीक है राहुल, मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस कमरे में 1 महीने तक बंद रहना होगा। ना इस कमरे से बाहर निकलकर मेरे पास आओगे और ना ही सावी सावी नाम लेकर चिल्लाओगे। अगर तुमने यह कर दिया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर ही रहूंगी। राहुल तुरंत खड़ा हो गया और सावी के सामने जाकर बोला, हाँ सावी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अरे 1 महीना तो क्या, मैं 1 साल इस कमरे के अंदर निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। सावी उसकी शर्त को एक्सेप्ट करते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर वहां से निकल जाती है। राहुल यही जानकर खुश था कि सावी ने उसे एक मौका दिया। क्या राहुल अपने आप को 1 महीने तक इस कमरे में कैद रख पाएगा? इस 1 महीने के अंदर सावी ऐसा क्या करने वाली है जिससे वह राहुल को तड़फा सके? आखिर राहुल ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से सावी उससे बदला लेना चाहती है? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह ओनली ऑन पॉकेट FM पर। राहुल के कमरे से निकलकर सावी अपने रूम में जाकर रोने लगी। उसका कमरा अंदर से बंद था, इसलिए उसकी रोने की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। सावी रोते हुए अपने आप से कहने लगी, मैं कैसी हो गई हूँ, किसी के आंसुओं की खुशियां मना रही हूँ। एक समय था जब मैं किसी की भी आंखों में आंसू नहीं आने देती थी और आज मैं किसी के आंसुओं को अपना सुकून समझ रही हूँ। इतना कहकर सावी जोर जोर से रोने लगी। तभी सावी को नीचे से रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उसने तुरंत कालीन को हटाया और दरवाजे को खोलकर नीचे चली गई। नीचे जाते ही सावी ने वहां खड़ी एक औरत से कहा, तुम्हें कहा था ना टाइम पर दवा देते रहना, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। उस औरत ने सावी के आगे सिर झुकाते हुए कहा, रानी सा, मैंने तो दवा दी थी, लेकिन लगता है उन्हें फिर से दौरा पड़ा है। उस औरत के मुंह से यह बात सुनते ही सावी दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई जहां से उस लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सावी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, दरवाजे पर पहुंचते ही जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए उस औरत से कहा, जल्दी जाओ और जाकर काका सा कहो कि वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर यहाँ लाएं। साक्षी की तबीयत बिगड़ गई है। इतना सुनते ही वह औरत वहां से दौड़ते हुए ऊपर सावी के कमरे की ओर जाती है। तभी सावी उस कमरे के अंदर घुसते हुए देखती है सामने एक लड़की जिसे एक जंजीर से बांधा हुआ है। उसके बाल पूरे बिखरे हुए, उसका चेहरा उदास रुखा सुखा और उस पर वह बिखरे हुए बाल, उन सब में वह एकदम डरावनी लग रही है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि साक्षी है, जो सावी की सगी बहन है। साक्षी अपना सिर जोर जोर से दीवार पर मारते हुए चिल्लाई जा रही है। तभी सावी दौड़ते हुए साक्षी के पास गई और उसे दीवार से अलग करते हुए संभालने लगी। साक्षी सावी को देखते ही उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। साक्षी को ऐसे हाल में देखकर सावी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए सावी अपनी बहन को शांत करते हुए बोलती है, चुप हो जा मेरी साक्षी, चुप हो जा मेरी बहन, तू कब ठीक होगी? जल्दी से ठीक हो जाना। मैं सबको खो चुकी हूँ, लेकिन अब तुझे खोने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मैं टूट चुकी हूँ साक्षी। इतनी ही देर में काका सा डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं। काका सा को सामने देखते ही साक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसे करते हुए उसके हाथ पैर एकदम से सिकुड़ जाते हैं और अपने सिर को जोर जोर से हिलाते हुए काका सा को बोलने लगती है, चले जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, चले जाओ, दूर चले जाओ। सावी ने जैसे ही देखा डॉक्टर आ गई है तो सावी वहां से उठकर जाने लगी। तभी साक्षी ने सावी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए धीरे से बोली, मत जाओ दीदी, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है दीदी, वो मुझे मार देंगे दीदी, मेरे साथ फिर से।
सावी साक्षी के आंसुओं को पोंछते हुए उसे फिर से अपने गले लगा लेती है और गले लगाकर प्यार से उसे समझाते हुए बोलती है, साक्षी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगी और तुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। अभी डॉक्टर आई है ना, तुम्हारा दर्द कम करने चलो, उनसे इलाज करवा लो अपना। और फिर इतना कहकर सावी काका सा के साथ ऊपर आ जाती है और नीचे वाली लेडी डॉक्टर साक्षी का इलाज करने लगती है। सावी ऊपर अपने कमरे में आते ही रामू काका के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। काका सा सावी करते हुए बोलते हैं, चुप हो जा बिटिया, मैं जानता हूं तू साक्षी को ऐसे हाल में नहीं देख सकती, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं वह कब ठीक होगी। उसे 1 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं दिखी। इतनी ही देर में डॉक्टर साक्षी का इलाज करके आ जाती है और थोड़े आश्चर्य के साथ सावी से पूछती है, सावी कल रात को कुछ हुआ था क्या? सावी ने चौंकते हुए डॉक्टर की तरफ देखा और उनसे बोली, नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर सावी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोलने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इन 2 दिनों में ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे साक्षी की हेल्थ में इतना सुधार आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि शायद वह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के मुंह से इतना सुनते ही काका और सावी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दोनों खुश हो गए। सावी ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहा, सच साक्षी ठीक हो जाएगी? अब पक्का कह सकती है ना डॉक्टर की वह ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और सावी को सांत्वना देते हुए बोली, हाँ सावी, मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसे ठीक होने में 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। डॉक्टर सावी को इतनी बात कहकर वहां से चली जाती है। तभी सावी रामू काका के गले मिलते हुए बोलती हैं, काका सा सुना आपने, साक्षी ठीक हो जाएगी, मेरी बहन ठीक हो जाएगी, आज पूरे साल बाद आज मैं बहुत खुश हूँ काका सा। इतना कहकर सावी खुशी से नाचने लगती है कि तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है और सावी बिना देखे ही उनको अंदर आने के लिए कहती है। बाहर से 2 सिपाही अंदर आते हैं और अंदर आते ही सावी के आगे अपनी गर्दन झुकाकर हाथों से प्रणाम करते हुए बोलते हैं, प्रणाम रानी सा, आज तो गजब हो गया रानी सा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। महल के बाहर गांव के कुछ लोग आपसे मदद की गुहार लगाने आए हैं। उन दोनों सिपाहियों के मुंह से इतना सुनते ही सावी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने उन दोनों सिपाहियों को अपने पास बुलाते हुए कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप दोनों इतने परेशान हैं और बाहर लोग मदद के लिए क्यों आए हैं? सिपाही कुछ भी बोलते उससे पहले काका सा ने सावी को बताया, रानी सा, जब मैंने आपको फोन किया था तो इसी सिलसिले में किया था, लेकिन आपने तब मेरी बात नहीं सुनी और फोन काट दिया। तभी सावी काका सा की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन काका सा, वहाँ मैं नहीं चाहती थी कि मेरा राज किसी को भी पता चले, इसलिए मैंने आपसे ऐसे बात की, उसके लिए सॉरी काका सा। लेकिन आने के बाद आपने जरा सा भी जिक्र नहीं किया इस बारे में। वैसे क्या बात है, आप लोग किस बात को लेकर परेशान हैं? काका सा ने एक लंबी सांस लेते हुए रानी सा से कहा, मैंने आपको बताया था उसका आतंक बढ़ता जा रहा है और अब तो हद ही हो गई है। पहले वो लोग सिर्फ चोरी करते थे, लेकिन आजकल तो। और वो उस दिन उन लोगों ने गांव की एक लड़की को उठा लिया था जो 14 साल की थी और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। सावी काका सा की बात सुनकर चौंक जाती है और बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं काका सा? किसने उठा लिया और किसका आतंक फैल रहा है और यह लोग यहाँ क्यों आए हैं? तभी उन दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही ने कहा, रानी सा, आज उन लोगों ने गांव के 12 बच्चों को उठा लिया और उठाकर उन्हें अपने साथ ले गए और ये बच्चे 8 साल के ही थे। उन्हीं बच्चों के माँ बाप आपसे मिलने आए हैं और मदद की गुहार लगाने आए हैं। सावी उनकी बातें सुनकर चौंक गई और सावी ने काका सा की तरफ देखते हुए कहा, काका सा, ये लोग कौन है जो लड़कियों को उठाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं? काका सा ने सावी से कहा, हमारे रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा जंगल है। वैसे तो वह उस जंगल के आधे पेड़ सूखे हुए हैं और इतना घना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस जंगल में कोई चला जाता है तो वहाँ से वापस नहीं आता और ये लोग वहीं से आते हैं। सावी आगे कुछ भी बोलती उससे पहले उन सिपाहियों में से एक सिपाही बोला, हाँ रानी सा जंगल से ही आते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा है। गांव के लोगों का मानना है कि वह राक्षस की सेना है। उनकी बात सुनकर सावी चौंकते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आज के जमाने में राक्षस राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता। काका सा ने सावी की बात को काटते हुए कहा, देखो सावी बिटिया, हमें नहीं पता कि राक्षसों की सेना है या कोई और, लेकिन कहा जाता है कि अगर उनके जंगल में कोई आदमी कदम भी रखता है तो अगले दिन उस आदमी की लाश नदी के किनारे मिलती है और उसकी लाश को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर से खून चूस लिया हो। इसी से सब लोगों का मानना है कि यह जंगल का राक्षस कर रहा है। काका सा, रानी सा और वो दोनों सिपाही सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी रानी सा ने कहा, चलो बाहर चलकर हमें देखना होगा कि इतनी रात को कौन रो रहा है। सावी सभी के साथ साथ महल के बाहर की तरफ जाने लगती है और बाहर जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं उन्हें महल के आगे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। उस भीड़ में सभी पुरुष अपने शरीर पर कुर्ता और धोती और सिर पर पगड़ी बांधे हुए हैं और औरतें राजपूती पोशाक पहने हुए हैं और अपना पूरा श्रृंगार किए हुए हैं। रानी सा को देखते ही सभी औरतें और जोर से रोने लगती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, रानी सा, हमारे बच्चों को उठा ले गए वो राक्षस, अब हम क्या करेंगे? क्या होगा हमारे छोटे छोटे बच्चों का? रानी सा उन सबको रोते हुए देखकर हौसला देते हुए कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। राजा साहब भले ही इस हाल में नहीं है कि आप लोगों की मदद कर पाए, लेकिन मैं आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, मैं खुद जंगल। शादी के मुंह से यह बात सुनते ही काका सावी के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावी नहीं रुकती और उन सबके आगे ऐलान करते हुए कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह जंगल में जाऊंगी और पता करूंगी कि वो कौन है जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। सावी के मुंह से इतनी बात सुनते ही सभी गांव वालों को सुकून मिल गया और सभी वहां से मुस्कुराहट के साथ लौट गए। अब उनके मन में विश्वास आ गया कि रानी सा सब ठीक कर देंगी। उनके जाते ही काका सा ने सावी पर चिल्लाते हुए कहा, क्या किया तूने सावी बिटिया? तुमने उन लोगों से ऐसा वचन दे दिया जो तुम कभी नहीं निभा पाओगी। सावी ने काका सा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वहां जाऊंगी और डाकुओं का मुकाबला करके उन बच्चों को वापस लाऊंगी। काका सा ने फिर से सावी पर चिल्लाते हुए कहा, सावी बिटिया, तू इंसानों से तो लड़ लेगी, लेकिन वो इंसान नहीं, राक्षस के सिपाही है और उस पूरे जंगल में राक्षस का राज है। काका की बातों से परेशान होते हुए सावी बोली, बस कीजिए काका सा, ये राक्षस जैसा कुछ नहीं होता, जरूर कोई और बात है जो मुझे वहां जाकर ही पता चलेगी। मैं कल सुबह वहां जाऊंगी। क्या सावी कल सुबह उन राक्षसों का मुकाबला करने जंगल जाएगी? आखिर साक्षी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह काका सा को देखकर डर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह, ओनली ऑन पॉकेट FM पर।
रामू काका ने सावी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावी में रामू काका की कोई भी बात नहीं सुनी और वहां से अपने कमरे से होते हुए नीचे चली गई। महल के नीचे सावी साक्षी के कमरे में नहीं गई, बल्कि साक्षी के कमरे के पास एक दूसरा कमरा था, उस कमरे में गई और वहां जाकर सावी सिसकियां लेते हुए रोने लगी। सावी के सामने दीवार पर 2 तस्वीरें लगी हुई थीं, दोनों पर ही फूलों के हार टंगे हुए थे और उन तस्वीरों के सामने खड़ी होकर सावी रोते हुए कह रही है, हमें माफ कर दीजिए पापा सा, हमने आपके बारे में झूठ बोला कि आप बीमार हैं। पापा सा, अगर आप जिंदा होते तो कोई आपके लोगों को परेशान ही नहीं करता। आपके होते किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपके लोगों की तरफ आंख भी उठाकर देखें। लेकिन आप चिंता मत करिए पापा, मैं सब ठीक कर दूंगी। थोड़ी देर रोने के बाद सावी अपने मम्मी पापा की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोलती है, पापा सा माँ सा, आप दोनों मुझे और साक्षी को ऐसे अकेला छोड़कर चले गए और मैं आप लोगों की ऐसी बेटी हूँ जो आप लोगों की मौत का बदला भी नहीं ले पाई। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जैसे ही जंगल से लौट कर आऊंगी आप लोगों का बदला पूरा करूंगी। तभी काका सा वहां आ जाते हैं और सावी को रोते हुए देखकर उसे चुप कराते हुए बोलते हैं, बेटा तू रो मत, तू चिंता मत कर, मेरा मन कहता है कि तू वापस आएगी और वापस आकर अपना बदला भी पूरा करेगी। अब मैं जंगल में तुम्हारे साथ जाऊंगा। इतना सुनते ही सावी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए रामू काका की तरफ देखा और बोली, नहीं काका सा, आप मेरे साथ कहीं नहीं जा रहे, आप मेरे पीछे से इस पूरे महल का ख्याल रखेंगे और सबकी जरूरतों को पूरा करेंगे। तभी रामू काका ने सावी की तरफ देखा और बोले, बिटिया तू जंगल में अकेले उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तू नहीं जानती तू किस ताकत से भिड़ रही है, उस राक्षस का पूरे जंगल में राज है। अगर तू वहां कदम रखेगी तो तेरी जान को खतरा भी हो सकता है। सारी काका सा के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोलती है, आप चिंता मत कीजिए काका सा, आप लोगों ने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि मैं हर खतरे का डटकर मुकाबला कर सकती हूँ। अगर वहां 100 लोग भी होंगे तो मैं उनसे भी लड़ लूंगी। काका सा ने सावी से कहा, तो ठीक है, अगर तू नहीं मान रही और तुझे जंगल ही जाना है तो मेरी एक बात मान ले, राणा सा को अपने साथ ले जा। इतनी देर में वहां राणा सा आ जाते हैं और आते ही सीधा सावी से बोलते हैं, सावी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम जंगल जा रही हो और वह भी उस राक्षस से मुकाबला करने। तुम्हें पता भी है वहाँ कितना खतरा है, अगर वहां जाते ही तुम्हें कुछ हो गया तो। सावी राणा सा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, अब आप शुरू मत होइए राणा सा, मैंने काका को बड़ी मुश्किल से समझाया है, अब आपको समझाने की मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन राणा सा सावी की बात काटते हुए कहते हैं, लेकिन सावी अगर जंगल में तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तभी काका सा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, राणा सा आप सावी बिटिया के साथ चले जाइए, इससे आपकी चिंता भी मिट जाएगी और मुझे भी रहेगा कि कम से कम आप तो सावी बिटिया के साथ हैं। इतना सुनते ही राणा सा ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं काका सा, मैं उस जंगल में नहीं जाऊंगा, वहाँ उस राक्षस ने मुझे मार दिया तो फिर मेरा क्या होगा। मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिनको मुझे निभाना है, अभी मैं मौत के मुंह में नहीं जा सकता। राणा सा के मुंह से ये बात सुनते ही सावी उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोलती है, आपको मुझसे ज्यादा अपने आप की फिक्र है, आपको राज्य के लोगों की चिंता नहीं है बल्कि अपनी चिंता है। तो फिर ठीक है राणा सा, मैं अकेले ही जंगल जाऊंगी और आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सावी काका सा का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से लेकर चली जाती है। राणा सा सावी के जाते ही अपने आप से बातें करता हुआ कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता रानी सा, वैसे भी आज तक तुमने सारे सुख तो उस राहुल को ही दिए हैं, मुझे तुमसे मिला ही क्या है, शिवाय इंतजार। तो ले जाओ अपने उस राहुल को, मुझे इससे क्या। सावी ऊपर अपने कमरे में जाकर काका सा से कहती है, ठीक है काका सा, अब हम आराम करते हैं, सुबह मुझे निकलना भी है। और इतना कहकर सावी सोने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है और काका सा अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सावी अपने सभी हथियारों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाती है। काका सा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह उनकी बात नहीं मानती और महल से चली जाती है। इधर राहुल अपने कमरे में सावी के आने का इंतजार कर रहा है और उसके इंतजार में दरवाजे पर अपनी निगाहें गड़ाकर बैठा था। तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई तो उसने दरवाजे के पास जाकर सुना। दरवाजे के बाहर खड़े वो दोनों सिपाही आपस में बातें कर रहे थे। एक सिपाही ने दूसरे से कहा, अरे पता है रानी सा जंगल में राक्षस का मुकाबला अकेले करने गई है। दूसरा सिपाही, अरे हाँ मैंने सुना था कि काका सा ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश भी की लेकिन वह नहीं मानी। पहला सिपाही, अरे मानेंगी कैसे, बिल्कुल राजा सा, पर गई है रानी सा, जब तक किसी मुसीबत का हल नहीं निकाल लेती उनको शांति नहीं मिलती। और हाँ एक बात तो पक्की है, वह अपनी प्रजा में किसी को भी दुखी नहीं देख सकती। दूसरा सिपाही, लेकिन किसी के चक्कर में रानी सा को अपनी जान को जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, मैंने सुना है उस जंगल में राक्षस है। पहला सिपाही, अरे हाँ मैंने भी सुना है उस जंगल में जो भी कोई जाता है वह कभी वापस नहीं आता, अगले दिन फिर उसकी लाश नदी के किनारे ही मिलती है। राहुल यह सब बातें सुन रहा था। उसने जैसे ही सुना कि सावी अकेले जंगल में गई है जहाँ बहुत खतरा है तो वह सावी के लिए डर गया और उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वो दोनों सिपाही राहुल के दरवाजे खटखटाने से परेशान हो गए। उन्होंने दरवाजा खोला और खोलकर राहुल से कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, अब तुम्हें क्या चाहिए। राहुल ने उन दोनों से कहा, देखो मुझे सावी के पास जाना है, तुम लोगों ने अभी कहा ना उसकी जान खतरे में है, मैं सावी को कुछ नहीं होने दे सकता, मुझे जंगल जाना है और उसकी मदद करनी है। उसकी बातें सुनकर वो दोनों सिपाही बोले, अरे भाई अपना मुंह बंद कर और चुपचाप यहाँ बैठा रह, वरना काका सा को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे कि हम लोग तुमसे बात क्यों कर रहे हैं। तभी सामने से आ रहे काका सा राहुल की बातें सुन लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं, एक तरफ तो राणा सा है जो बिटिया की फिक्र दिखाता है फिर भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डाला, और एक तरफ राहुल है जिसे सावी अपना दुश्मन मानती है फिर भी वह शादी के लिए अपनी जान तक लुटाने को तैयार है। काका सा ने इतना सोचा और आगे आते हुए दोनों सिपाहियों से कहा, जाने दो राहुल को, वो सावी की मदद करना चाहता है, तो तुम लोग उसे क्यों रोक रहे हो। दोनों सिपाही काका सा की तरफ घूर कर देखते हुए बोले, लेकिन काका सा अगर रानी सा ने इस बात के लिए हमें डांटा तो। काका सा ने उन दोनों को कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों को आदेश देता हूँ कि राहुल को यहाँ से जाने दो, अगर वह हमारी सावी बिटिया की मदद करना चाहता है तो उसे करने दो। वैसे भी सावी बिटिया अकेली जंगल गई है, पता नहीं उसके साथ वहाँ क्या होगा, राहुल उसके साथ रहेगा तो मैं निश्चिंत रहूंगा। काका सा के इतना कहते ही वो दोनों सिपाही आगे से हट जाते हैं और राहुल बाहर निकलकर काका सा की तरफ देखते हुए बोलता है, थैंक यू अंकल, आपने मेरी इतनी हेल्प की, अब मैं सावी के पास जाऊंगा और उसे किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा, मैं अपनी सावी को ऐसे मौत के मुंह में अकेले नहीं छोड़ूंगा। काका सा राहुल की ऐसी तड़फ देखकर बेचैन हो उठे और अपने मन ही मन अपने आप से कहने लगे, जो लड़का किसी से इतना प्यार करता है वह किसी के साथ गलत कैसे कर सकता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इसने कभी किसी के साथ गलत किया होगा। खैर
अभी तो सावी बिटिया की जान बचाना जरूरी है और राहुल अब उसके पास जा रहा है तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर राहुल जाने से पहले काका के पैरों में झुकता है और झुकते हुए उन्हें बोलता है, अंकल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सावी को वहां से बचाकर ला सकूं। काका सा ने ना चाहते हुए भी राहुल के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, विजयी भव, तुम जहां भी जा रहे हो बेटा, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम दोनों सही सलामत इस महल में लौट कर आओ। काका से इतना सुनकर राहुल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो वहां से निकल जाता है। इधर सावी उस जंगल में पहुंच चुकी थी। जंगल के अंदर घुसते ही सावी को ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ का वातावरण चेंज हो गया है। जब तक वह इस जंगल से बाहर थी तो बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन जैसे ही उसने जंगल के भीतर कदम रखा यहाँ ठंडी शुरू हो गई और धीरे धीरे इतनी ठंड हो गई कि वह जोर जोर से कांपने लगी। सावी अपने कांपते हुए होठों से अपने आप से कहने लगी, ओ नो, ये सब क्या हो रहा है? जब से मैं इस जंगल में आई हूँ यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया। कहीं काकासा की बात में कोई सच्चाई तो नहीं? यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है? सावी अपने आप में बड़बड़ते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी वो अपने चलते हुए घोड़े से नीचे गिर गई और उसका घोड़ा वहीं जमीन पर गिर गया और घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगे। अपने घोड़े के मुंह से झाग निकलते देख सावी चौंक गई। उसने अपने घोड़े के करीब देख जाकर देखा तो घोड़े की जान जा चुकी थी। अब तक सावी के मन में बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन अपने घोड़े के साथ यह हादसा होते देख सावी बुरी तरह से डर गई। सावी अपने घोड़े के पास बैठे हुए उसके मुंह की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसे लड़कियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और ये आवाज किसी एक लड़की की नहीं थी बल्कि बहुत सारी लड़कियों की आ रही थी। इन आवाजों को सुनकर सावी डर गई क्योंकि उसे पूरे जंगल में अपने अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। तो फिर ये चिल्लाने की आवाजें कहां से आ रही थीं? तभी उसके कानों में घोड़े के पैरों के टक टक की आवाजें आने लगी। इन आवाजों को सुनते ही सावी बुरी तरह से डर गई। उसने अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाया और चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? कौन हो? सामने आओ। लेकिन सावी को वहां कोई दिखाई नहीं देता। आखिर ये घोड़े की टक टक और लड़कियों के तेज चिल्लाने की आवाजें कहां से आ रही है? क्या सच में इस जंगल में कोई राक्षसों की सेना है या फिर कोई और ही बात है? क्या राहुल सावी की मदद करने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह, ओनली ऑन पॉकेट FM पर। सावी को वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। सावी इधर उधर नजरें घुमाने लगी, तभी अचानक उसका पैर कहीं फंसा और एकदम से वह किसी रस्सी से लटकते हुए पेड़ से लटक गई। फिर सावी ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, कौन है जिसने मुझे ऐसे बांध दिया? कौन है? सामने आओ। लेकिन सावी को वहां कोई नजर नहीं आया। सावी का सिर नीचे जमीन की तरफ था और ऊपर उसके पैर जो किसी पेड़ की टहनी से लटके हुए थे। सावी अपना ऐसा हाल देखकर बहुत डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब कैसे हुआ, किसने उसे ऐसे बांध दिया। उसने अपने चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी सावी ने अपने नीचे देखा और नीचे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सिर के नीचे पूरी जमीन पर लोहे के बड़े बड़े भाले लगे हुए थे। अगर सावी वहां से जरा सी भी हिलती तो वो सीधे नीचे भालों के ऊपर गिर जाती और फिर इन भालों से वो सीधे भगवान के पास पहुंच जाती। तभी सावी ने देखा कि वो भाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से कोई उन्हें धकेल रहा है और सावी के सिर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन भालों को अपनी ओर बढ़ता देखकर सावी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी, क्योंकि ये भाले एक या दो नहीं बल्कि इनकी संख्या कम से कम 24 या 25 थी जो धीरे धीरे सावी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही सावी और इन भालों के बीच की दूरी जरा सी बची तो सावी ने मरने के डर से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और आंखें बंद करते ही उसके सामने राहुल का चेहरा नजर आने लगा। तभी अचानक से सावी को किसी की सावी चिल्लाने की आवाज आई और ये आवाज सुनते ही सावी ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही उसने देखा उसे किसी ने बचा लिया। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल था। सावी ने जैसे ही देखा कि राहुल ने उसे बचा लिया, उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जंगल आई हूँ? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? सावी एक सांस में राहुल को डांटने लगी। तभी राहुल ने सावी को कसकर अपने गले लगा लिया और गले लगाते हुए बोला, थैंक गॉड जो मैं यहाँ आ गया और मैंने अपनी सावी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता और सावी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तभी सावी ने राहुल को एक कसकर धक्का मारा और अपने आप को राहुल से छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया था कि तुम्हें एक ही कमरे में पूरा 1 महीना निकालना होगा। तुमने वो मौका भी गंवा दिया और चले आए यहाँ मेरे पीछे पीछे। सावी को मनाते मनाते राहुल को अब काफी देर हो गई थी, लेकिन सावी नहीं मान रही थी। इसलिए राहुल को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सावी पर चिल्लाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुमने मुझे वहाँ रहने के लिए कहा था, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता था, इसलिए तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। अगर तुम्हें ही कुछ हो जाता तो मैं एक बंद कमरे में रहकर भी क्या कर लेता। वैसे भी सावी तुम मुझे मौका तभी दोगी जब तुम जिंदा रहोगी। सावी आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही राहुल ने अपने हाथों को सावी के मुंह पर रखा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए दूसरी साइड में एक पेड़ के पीछे लेकर चला गया। सावी और राहुल दोनों उस पेड़ के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद जब वहाँ कोई नहीं आया तो सावी ने राहुल के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर हाथ डालने की? मैंने तुमसे कहा था मुझसे दूर रहो, फिर तुम बार बार मुझे टच क्यों कर रहे हो? राहुल, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तभी राहुल ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए सावी को चुप रहने के लिए कहा और दबी आवाज में सावी के कानों में कहने लगा, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? मुझे लगता है यहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि जहाँ हम खड़े थे मुझे उस जमीन में कुछ हलचल दिखी थी, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी साइड लेकर आया हूँ। सावी गुस्से से उबलती आंखों से राहुल की तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ आए ही क्यों हो? मैं अपने आप को हर मुसीबत से बचा सकती हूँ। तुम्हें किसने कहा था मुझे बचाने के लिए? चले जाओ यहाँ से। सावी ये सब कह ही रही होती है कि तभी वो जमीन जहाँ से राहुल उसे दूसरी साइड लेकर आया था वह जमीन पूरी की पूरी नीचे धंस जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में नीचे वही भाले हैं जो थोड़ी देर पहले सावी को मारने वाले थे। ये सब चीजें देखकर सावी बहुत डर गई और उसने झट से कहा, मुझे लगता है काका सा एकदम ठीक कह रहे थे, इस जंगल में जरूर कोई सुपरनैचुरल पावर है जो हमें ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है, बस खतरा बनकर हमारे सिर पर मंडरा रही है। सावी की बात सुनते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा, अरे सावी तुम भले ही रानी सा बन गई हो, लेकिन तुम वैसे ही भोली हो जैसी पहले थी। ये सुपरनैचुरल जैसा कुछ नहीं होता। तुम शायद इन चीजों को नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि यह सब क्या है और क्यों हो रहा है। राहुल के चेहरे पर हंसी देखकर सावी को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए सावी ने चिढ़ते हुए उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब चीजों को मानती हूँ?
नहीं, मैं भी नहीं मानती, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो यही लग रहा है जैसे यहाँ कोई अलग शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमारी जान लेने की कोशिश कर रही है। तभी राहुल ने अपनी हंसी रोकते हुए सावी की तरफ प्यार से देखा और बोला, नहीं सावी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो कोई भूत नहीं कर रहा, बल्कि ये सब किसी का बिछाया हुआ जाल है जिसे देखकर तुम्हें लग रहा है कि ये कोई भूत कर रहा है। तभी सावी ने राहुल पर चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ जंगल के अंदर आते ही टेम्परेचर कम होना, चिल्लाने की आवाजें, घोड़ों की टक टक और ऐसे कभी जमीन फटना तो कभी मेरा पेड़ पर लटकना, ये सब कौन इंसान करेगा? तुम्हें यहाँ कोई नजर आ रहा है क्या? तभी राहुल ने सावी को उस पेड़ की तरफ लेकर आया जिस पेड़ पर सावी लटकी हुई थी और फिर उसे उस रस्सी को दिखाया जिस पर सावी लटकी हुई थी। वो रस्सी एक तरफ तो उस पेड़ से लटकी हुई थी और दूसरी तरफ से किसी चीज से बंधी हुई थी जिस चीज पर वो सभी भाले लगे हुए थे। उसे देखते ही सावी समझ गई कि ये भाले उसी के वजन से उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। उस पेड़ की डाली पर रस्सी से एक तरफ तो सावी लटकी हुई थी और दूसरी तरफ वो भाले लटके हुए थे, इसीलिए वो भाले सावी के वजन के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे और सावी को लगा कि नीचे से कोई उन्हें उसकी तरफ धकेल रहा है। राहुल के समझाने पर सावी को पता चला कि उसने जिस जमीन पर पैर रखा था वहाँ किसी शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था ताकि जब भी कोई जानवर वहाँ कदम रखे तो उसमें वह फंस जाए। इतना जानने के बाद भी सावी के मन को शांति नहीं मिली और उसने राहुल से कहा, ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर इतना कम क्यों है? इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी। अगर तुम ये साबित कर दो तो मैं मान लूंगी कि यहाँ कोई राक्षस नहीं है। राहुल ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए सावी से कहा, अरे मेरी बुद्धू सावी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि रेगिस्तान में रेत की गर्मी है और यहाँ इतने घने पेड़ हैं जिस वजह से यहाँ गर्मी नहीं है। वैसे किसी ने सच ही कहा है, लड़कियों में दिमाग होता ही नहीं है। सावी को राहुल की ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया और वो गुस्से में कुछ भी बोलती उससे पहले ही उस गड्ढे से उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी लड़कियां चिल्ला रही हैं, मत मारो, छोड़ दो, मत मारो। ये आवाज सुनते ही सावी ने राहुल की तरफ देखा और बोली, अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वैसे तो तुम बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, अब बताओ। राहुल ने सावी की तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ रानी साहब, मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस गड्ढे में उतरना होगा। अब जो कुछ भी है जमीन के नीचे ही है। सावी ने चौंकते हुए राहुल से कहा, तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? उस गड्ढे में कितने सारे भाले हैं, अगर हम नीचे गए तो हम नीचे नहीं ऊपर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तभी राहुल ने सावी का हाथ पकड़ा और धड़ाम से उस गड्ढे में सावी के साथ कूद गया और उस गड्ढे में कूदते ही वो उन भालों से बचते हुए उनके नीचे से फिसलते हुए नीचे जाकर गिर गए। ये एक गड्ढा नहीं बल्कि एक सुरंग थी जिसे ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से गिरे तो ये भाले उन्हें लग जाएंगे और वो मर जाएंगे, लेकिन वो भाले तो उस सुरंग के ऊपर लगे हुए थे ताकि देखने वालों को पता न चले कि यहाँ एक सुरंग है। अब राहुल और सावी सुरंग से होते हुए जमीन के नीचे जाकर गिर गए और नीचे गिरते ही सावी ने उठकर राहुल को एक जोरदार धक्का दिया और चीखते हुए बोली, राहुल, तुम्हें मरने का शौक चढ़ा हुआ है क्या? अगर इन भालों पर गिरकर हम मर जाते तो? सावी का जोरदार धक्का लगते ही राहुल नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गया और गिरते ही सावी को कहने लगा, अरे यार सावी, हमें कुछ नहीं होता क्योंकि मैंने देख लिया था कि वो भाले दूसरी तरफ है और उसके नीचे से रास्ता दूसरी तरफ है। सावी एक बार फिर से राहुल पर चिल्लाते हुए बोली, तुम जब से आए हो मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, ऊपर से तुम मेरी मुसीबतें और बढ़ा रहे हो। पता नहीं तुम यहाँ सिर्फ मेरी मुसीबतें बढ़ाने के लिए ही आए हो क्या? तभी राहुल ने उठकर सावी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं सावी, मैं तुम्हें यहाँ मुसीबतों से निकालने आया हूँ। तुम नहीं जानती तुमने इस जंगल में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने न्यूज में भी कई बार इस जंगल के बारे में सुना है कि यहाँ कोई राक्षस है। तभी सावी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम भी मानते हो कि यहाँ कोई राक्षस है? राहुल ने कहा, नहीं, यहाँ कुछ और ही है जिसके बारे में आज तक कोई फोर्स पता नहीं कर पाए हैं कि यहाँ क्या होता है। मैंने तो न्यूज में यह भी सुना था कि एक बार अगर कोई यहाँ आ जाता है तो फिर वहाँ से वापस नहीं जाता। मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गया था सावी, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम इस बीहड़ इलाके में अकेली आई हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सावी आगे कुछ भी बोलती उससे पहले ही उन्हें फिर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तभी उन दोनों ने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सावी यह सब देखकर चौंकते हुए राहुल से बोली, ये सब क्या है और यहाँ जमीन के नीचे इतना सब कुछ कैसे? आखिर राहुल और सावी ने ऐसा क्या देखा? इस जंगल में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया था? लोगों के मरने के पीछे क्या राज है? जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह ओनली ऑन पॉकेट FM पर। सावी और राहुल ने जैसे ही जमीन के नीचे अपने चारों तरफ देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस नजारे को देखते ही उन्हें लगा कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। यहाँ सामने एक बड़ा और सुंदर सा स्विमिंग पूल था जिसके चारों तरफ बहुत से लड़के लड़कियां नग्न अवस्था में बैठे हुए थे और उस पूल के अंदर भी 2-4 लड़के लड़कियां थे जो एक दूसरे से लिपट कर लगातार एक दूसरे को किस की जा रहे थे। वहीं कुछ दूर पर सामने बहुत सारे कांच के मकान बने हुए थे। वो मकान इतने सारे थे कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। वहीं सामने फूलों का बहुत बड़ा गार्डन जिसमें जगह जगह कुर्सी टेबल लगी हुई थी और उधर कुछ लोग भी बैठे हुए थे। इन सभी लोगों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरे देश से आए हों। वहीं से थोड़ी ही दूर 2-4 आदमी एक लगभग 16 साल की लड़की को पकड़कर इधर उधर खींच रहे थे। किसी ने उसके हाथ को पकड़ रखा था तो किसी ने उसके बालों को पकड़ रखा था तो किसी ने उसकी कमर को पकड़ रखा था और सभी के सभी उसे खींचकर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। वह लड़की दर्द में चिल्ला रही थी और उन लोगों से अपने आप को छोड़ने की भीख मांग रही थी, लेकिन उनमें से किसी को भी उस लड़की पर दया नहीं आ रही थी। और हद की बात तो ये थी कि यहाँ उस लड़की को बचाने वाला तो दूर, कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं था। तभी सावी और राहुल की निगाहें दूसरी तरफ गई, जहाँ एक और लड़की जिसके साथ कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे थे और वह अपने आप को इन लोगों से बचाने की कोशिश में चिल्लाई जा रही थी। ये वही लड़कियां हैं जिनके चिल्लाने की आवाजें ऊपर तक आ रही थी और बार बार सावी को सुनाई दे रही थी। उन लड़कियों की तरफ देखकर सावी खुद भी तड़प उठी और राहुल से बोली, राहुल, हमें उन लड़कियों को बचाना चाहिए। देखो ना, वो सब लोग उनको कैसे परेशान कर रहे हैं और वो बेचारी दर्द के मारे चिल्लाई जा रही हैं। राहुल ने सावी के मुंह पर उंगली रखते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया और खींचकर उसे अपने होठों के करीब ले आया। सावी और राहुल के होठ एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे और दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। राहुल के पास आते ही सावी के दिल की धड़कन बढ़ गई और राहुल की धड़कनें भी पहले से तेज धड़क रही थीं।
वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और एक दूसरे की आंखों में देखकर खो गए। राहुल और सावी दोनों एक दूसरे को किस करने वाले ही थे कि तभी उस लड़की की चीख तेज हो गई और सावी उस लड़की की चीख देखकर तड़फ उठी। जैसे ही सावी उस लड़की को बचाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने लगी, तभी राहुल ने उसे पीछे खींच लिया और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए। नीचे गिरते ही उन्होंने देखा कि उनके आगे वही भाले फिर से एकदम से उनके सामने आकर खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से भालों को धक्का दिया हो और एकदम वो भाले ऊपर आ गए। सावी समझ गई कि अगर वो थोड़ा सा भी आगे चली जाती तो उसकी जान चली जाती। सावी जब राहुल को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी, तभी कुछ नकाबपोश आए और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया। फिर उन्होंने राहुल और सावी दोनों की आंखों पर एक काले रंग की पट्टी बांधी और फिर उन दोनों को अपने साथ लेकर चल दिए। सावी और राहुल दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो दोनों उन सभी के बीचों बीच चल रहे थे। जैसे जैसे राहुल और सावी आगे बढ़ रहे हैं, उनके कानों से उन चिल्लाती हुई लड़कियों की आवाज कम हो रही है। फिर थोड़ा आगे जाकर उन्होंने महसूस किया कि वो किसी कमरे के दरवाजे से अंदर घुसे हैं। वहां घुसते ही उन्हें बच्चों के रोने की आवाजें आई। फिर थोड़ा आगे चलकर लड़कियों के दर्द से चिल्लाने की आवाजें आई। फिर थोड़ी देर बाद सावी और राहुल को ले जाकर एक कैद में डाल दिया और उनकी दोनों आंखों की पट्टी आंख खोल दी गई। सावी को डर था कि कहीं वो लोग उसे राहुल से अलग ना कर दे, लेकिन उन लोगों ने सावी और राहुल दोनों को एक साथ एक जेल में ही डाल दिया। जैसे ही सावी और राहुल की आंखों की पट्टियां हटी, उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत सारी जेल बनी हुई है और उन सभी में कुछ औरतें कैद हैं और वो सभी औरतें पेट से हैं। सावी और राहुल ने जैसे ही उन औरतों की तरफ देखा, वो दोनों चौंक गए और चौंकते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सावी ने राहुल से कहा, ये सब क्या है राहुल? ये कैसी दुनिया है? यहाँ ये सब क्या हो रहा है और इन सब के बारे में आज तक किसी को पता कैसे नहीं चला? राहुल ने सावी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है सावी यहाँ कोई बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है जिसके बारे में आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला, और इन सब के पीछे जो आदमी है वो जंगल में कोई राक्षस है, ये बात साबित करके यहाँ अपना राज फैला रहा है। सावी ने राहुल की बात सुनकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और राहुल से कहा, तुम सही कह रहे हो राहुल, यहाँ राक्षस की अफवाह फैलाकर और लोगों को इस जंगल से दूर रखकर यहाँ बहुत कुछ गलत किया जा रहा है। राहुल ने सावी से कहा, मुझे लगता है सावी, ये जगह जमीन के नीचे तो है, लेकिन जरूर इस जगह का दूसरा रास्ता किसी दूसरे देश में निकलता है जिसके बारे में न हमारी सरकार जानती है और न ही कोई और। सावी ने राहुल की तरफ चौंकते हुए देखा और बोली, लेकिन राहुल, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि इस जगह तक आने के लिए दो रास्ते हैं, जिसका एक रास्ता तो हमारे जंगल से होते हुए आता है, लेकिन दूसरा रास्ता कहाँ से जाता है? राहुल ने सावी से कहा, मुझे नहीं पता सावी कि वो दूसरा रास्ता किस देश से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी किसी दूसरे देशों से आए हुए हैं। तभी सावी ने राहुल से कहा, तुम सच कह रहे हो राहुल, मैंने भी देखा, बाहर वो जितने भी लोग हैं सबके सब फॉरेन से आए हुए लग रहे हैं। उनमें से कोई तो बहुत ज्यादा गोरा है तो कोई बहुत ज्यादा काला है। उनकी स्किन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अमेरिका से आए हैं। राहुल ने सावी की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं सावी, जरूरी नहीं कि ये लोग अमेरिका से ही हो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ आए हुए सभी लोग अलग अलग देशों से आए हैं और इनमें से कुछ लोग तो मुझे अपने देश के ही लग रहे हैं। सावी और राहुल दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वो औरतें जो जेल में बंद थीं और अब तक चुपचाप खड़ी थीं, वो सभी जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो आ रहा है, सबके सब अपनी गर्दन झुका लो, नहीं तो उसने हमें ऐसे देख लिया तो आज हम लोगों को खाना नहीं देंगे। इतनी ही देर में सावी और राहुल दोनों को अपने सामने कोई इंसान आता दिखा। उस इंसान को अपने सामने देखकर राहुल और सावी दोनों बुरी तरीके से चौंक गए। राहुल सावी के चेहरे की तरफ देखने लगा और सावी भी चौंकते हुए राहुल के चेहरे की तरफ देखने लगी। फिर दोनों ने एक साथ चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और तुम ये इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ क्यों हो? तभी उस आदमी ने जो सावी और राहुल के सामने खड़ा था, उसने जवाब देते हुए कहा, तुम दोनों का मेरे इस महल में स्वागत है। मुझे पता था तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाओगे और मेरे बिछाए जाल में फंस जाओगे। फिर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उस आदमी की हंसी सुनकर सावी और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों ने एक साथ बोला, तुम्हारा महल, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? ये सब तुम्हारा है और तुम यहाँ ये सब घटिया काम करते हो। तभी उस आदमी ने राहुल पर चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा घटिया काम? तुमने मेरे काम को घटिया बोला, अब यही घटिया काम मैं तुम्हारी पत्नी सावी से भी करवाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपने बॉडीगार्ड, जिन लोगों के पूरे मुंह ढके हुए थे, उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो और इस लड़की को मेरे स्पेशल कमरे में ले जाओ। आज ये हमारे वीआईपी लोगों के लिए खास तोहफा होगा। इसे देखकर वो सभी खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आज उनकी रात को रंगीन करने वाली पूरे राजस्थान की सबसे सुंदर रानी सावित्री देवी है। उस आदमी की बातें सुनकर सावी डर गई और डर कर राहुल के पीछे छुप गई। तभी राहुल ने गुस्से से चिल्लाते हुए उस आदमी से कहा, तू ऐसा करेगा? तू हमारे साथ ऐसा करेगा? तुझे पता है ना सावी मेरी पत्नी है, फिर भी तू उसके बारे में ये सब बोल रहा है। लेकिन वो आदमी अपने बॉडीगार्ड्स को सावी को राहुल से अलग करने का इशारा करते हुए वहां से निकल जाता है और एक बार के लिए भी राहुल की बात नहीं सुनता। तभी वो बॉडीगार्ड्स अंदर आकर सावी का हाथ पकड़ते हुए इसे राहुल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावी राहुल के हाथ को मजबूती से कसकर पकड़ लेती और उन सभी को बोलती है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे राहुल से अलग मत करो, छोड़ो मुझे छोड़ो। लेकिन वो बॉडीगार्ड्स सावी की बात नहीं सुन रहे थे और जबरदस्ती उसे राहुल से अलग करने में लगे हुए थे। फिर सावी ने राहुल से चिल्लाते हुए कहा, राहुल प्लीज मुझे बचा लो, तुम कहो ना उसको जाकर मुझे छोड़ दे, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? राहुल ने भी सावी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। राहुल भी अपनी सावी को अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने जबरदस्ती इन दोनों को अलग कर दिया। फिर सावी को वहां से ले जाने लगे। सावी पीछे मुड़ मुड़कर राहुल से बार बार कह रही थी, राहुल मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। राहुल ने सावी को सांत्वना देते हुए कहा, सावी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी सावी को परेशान करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आखिर कौन है वो आदमी जो राहुल और सावी दोनों को ही जानता है और वो यहाँ सबसे छुप कर ऐसा क्या कर रहा है? अब आगे क्या होगा सावी के साथ? क्या वो आदमी सावी को उन लोगों को बेच देगा या राहुल सावी को बचा लेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए। उम्मीद है मेरी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। राहुल सावी के लिए तड़पते हुए जोर जोर से बोल रहा था, तुम चिंता मत करो सावी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें उन गुंडों से बचा लूंगा।
तभी वहां जो औरतें अब तक चुपचाप खड़ी थी, वो उन गार्ड्स के जाते ही राहुल की तरफ देखते हुए बोली, तुम उन लोगों का कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपनी पत्नी को अभी उनके साथ नहीं जाने देना चाहिए था। पता नहीं वो लोग उस बेचारी के साथ क्या सलूक करेंगे। राहुल उन सब औरतों की तरफ देखने लगा जो अभी तक चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अब उसे चेतावनी दे रही थी। राहुल ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, आप ये सब क्या कह रही हैं और यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? तभी उन औरतों में से एक औरत ने राहुल से कहा, यहाँ हम जैसी 1000 औरतें हैं, हजारों की संख्या में बच्चे बच्चियां और न जाने कितने छोटे छोटे बच्चे जिनको पैदा करते ही ये लोग हमसे छीन लेते हैं और उन्हें लेकर अपना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। राहुल उन सब बातों को सुनकर चौंकते हुए बोला, क्या एक्सपेरिमेंट, किस चीज का एक्सपेरिमेंट, और यहाँ इतने सारे बच्चे आते कहाँ से हैं? उनमें से एक औरत ने रोते हुए कहा, आपको पता है भैया मेरी उम्र कितनी साल है? मैं 50 साल की हूँ और इन लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे शरीर से कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझसे बच्चा पैदा करवाया। ये लोग हमसे बच्चा पैदा करवाकर उन्हें हमसे छीन लेते हैं। इतना कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और उसे देखकर वो सभी दूसरी औरतें भी उसके साथ साथ अपनी आंखों से आंसू बहाने लगी। तभी एक दूसरी औरत ने रोते हुए कहा, मैंने आज तक इन लोगों के लिए 25 बच्चों को पैदा किया है, ये मेरा 26वां बच्चा है, लेकिन मेरा एक भी बच्चा मेरी आंखों के सामने नहीं है। इतना कहकर वह औरत भी फूट फूट कर रोने लगी। उन औरतों के मुंह से इन लोगों की सच्चाई सुनते ही राहुल चौंक गया। तभी एक और औरत रोते हुए बोली, इतना ही नहीं भैया, इन लोगों ने हमारा न जाने कितनी बार रेप करवाया, एक आदमी या 2 आदमियों से नहीं बल्कि 10 आदमी एक साथ हमारा रेप करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल उन सब की बातें सुनकर बुरी तरह से हैरान था। उसी तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान किसी के साथ भी इतने अत्याचार कैसे कर सकता है। थोड़ी देर राहुल यह सब सोचने के बाद उन औरतों से बोला, आप सब विक्रांत को कब से जानते हैं? क्या वही ये सब कर रहा है और उसका इन सब से क्या लेना देना है? तभी उन औरतों ने चिल्लाते हुए कहा, ये विक्रांत नहीं, राक्षस है। राक्षस, उसने हम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। वो ना हमें जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। तभी एक बड़ी उम्र की औरत ने राहुल की तरफ देखते हुए उससे पूछा, पर बेटा तुम विक्रांत को कैसे जानते हो और वो तुम दोनों का यहाँ स्वागत क्यों कर रहा था? तभी राहुल ने उन्हें बताया, विक्रांत मेरा भाई है। राहुल के मुंह से इतनी बात सुनते ही वो सभी औरतें डर से थर थर कांपने लगीं और बोली, अरे ये तो उसका भाई है, इसका मतलब ये भी उसी के जैसा होगा। और फिर वो सभी औरतें राहुल के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, हमें माफ कर देना, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, हम तो बस अपने दुखों से। राहुल ने उन औरतों की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए उनसे कहा, देखिए आप सब हाथ मत जोड़ो, मैं विक्रांत का भाई जरूर हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। दरअसल वह मेरा सगा भाई नहीं है, मेरा मुंह बोला भाई है। मेरे पापा का नाम तो विजय सिंह है। राहुल ने जैसे ही अपने पापा विजय सिंह का नाम लिया, ये नाम सुनते ही वो सभी औरतें एकदम बुरी तरह से डर गईं और डर के मारे नीचे बैठ गई। राहुल ये सब देखकर बुरे तरीके से डर गया और उसने डरते हुए उन औरतों से कहा, क्या आप लोग मेरे पापा को भी जानती हैं? उन सभी औरतों ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, वो तुम्हारा पापा नहीं, हमारा काल है, उसी की वजह से हम लोग यहाँ कैद हैं। उसने इस पूरे जंगल में अपना राज बनाया हुआ है और जंगल का राक्षस वही तो है। राहुल उन सब के मुंह से यह बात सुनते ही एकदम चौंक गया। उसे आज तक पता ही नहीं चला कि वह जिस पापा के साथ रह रहा था वो ये सब करता है। राहुल तो जैसे किसी गहरे सदमे में चला गया और अपने आप से कहने लगा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले सावी के बारे में सच पता चला और अब पापा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा विक्रांत के साथ और वो भी इस जंगल का राजा? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल इन सब बातों को सोच ही रहा था कि तभी उसने अपने सामने किसी को देखा। उसे देखते ही राहुल बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये सभी औरतें जो कुछ कह रही हैं वो सच कह रही हैं पापा, आप ही यहाँ के राक्षस हैं। राहुल के मुंह से इतनी बात सुनते ही वह आदमी जो राहुल के सामने खड़ा था वो जोर जोर से एक डरावनी हंसी हंसने लगा। ये आदमी राहुल का पापा विजय सिंह था। आज तक राहुल को उनके और अपने भाई विक्रांत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज तक उसे इतना पता था कि विक्रांत उसका सौतेला भाई है, लेकिन अभी जो आगे राहुल के सामने राज खुलने वाले हैं वो सब चौंकाने वाले हैं। राहुल के पापा ने अपनी भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ? हाँ हाँ हाँ, अबे पागल, तुझे तो पता ही नहीं कि तू किसका बेटा है। मेरा सगा बेटा तो विक्रांत है और हम दोनों ने मिलकर तुझे बेवकूफ बनाया। अपने पापा के मुंह से यह सब बातें सुनने के बाद राहुल के तो जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज तक जिस इंसान की वो हर बात मानता था वो उसका पापा है ही नहीं बल्कि कोई और ही है। राहुल को अब गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हैं पापा? आप मेरे पापा नहीं बल्कि विक्रांत के सगे पापा हैं, तो फिर मैं कौन हूँ और आप मुझे अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? तभी राहुल के पापा फिर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, अबे बेवकूफ, तुझे किसने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? मैं तो तुझे इसीलिए पाल रहा था ताकि तेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी हथिया सकूं और तेरे राज को भी संभाल सकूं। इधर उन गार्ड्स ने सावी को ले जाकर एक रूम में बंद कर दिया। सावी उस रूम में जाकर रोने लगी और रोते हुए अपने आप से कहने लगी, मैं यहाँ क्यों आई? मुझे नहीं पता था यहाँ ये सब हो रहा है। काका सा ने सही कहा था कि सावी वहाँ खतरा है, मत जा, लेकिन मुझे तो महान बनना था और इस चक्कर में मैं यहाँ फंस गई। हे भगवान, प्लीज हेल्प मी। और इतना कहकर सावी अपने माथे पर हाथ मारते हुए रोने लगी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की जिसने शॉर्ट्स पहन रखे थे वो अपने हाथों में एक डब्बा लेकर आई और उसे सावी को पकड़ाते हुए बोली, ये लीजिए, ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। सावी ने उस लड़की के हाथ से डिब्बा पकड़ा और उसे फेंक कर मारा और बोली, नहीं पहनूंगी मैं ये कपड़े, और तुम होती कौन हो मुझे ये आर्डर देने वाली कि मैं कपड़े पहनकर तैयार हो जाऊं? वो लड़की अपनी गर्दन झुकाकर दूसरी साइड खड़ी हो गई और गर्दन झुकाते हुए बोली, सॉरी मैम, बट ये कपड़े विक्रांत सर ने भेजे हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप इन कपड़ों को नहीं पहनेंगी तो वो राहुल को जान से मार देंगे। सावी उस लड़की की बात सुनकर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो मार डाले मुझे, राहुल से क्या लेना देना? वैसे भी मैं उसे मारने ही वाली थी, मैं उस राहुल को बचाने के लिए अपने आप को कभी दांव पर नहीं लगाऊंगी। सावी के मुंह से इतनी बात सुनते ही वो लड़की रूम से जाने लगी। तभी सावी ने सोचा, नहीं नहीं, अगर मेरी वजह से सच में राहुल को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी वो मुझे बचाने के लिए ही तो यहाँ आया था, मेरे चक्कर में वो भी फंस गया। नहीं, मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तभी सावी ने उस लड़की को रोकते हुए कहा, रुको, तुम विक्रांत से जाकर कह दो कि वो राहुल को कुछ न करे, मैं कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हूँ। वह लड़की गर्दन झुकाए सावी की बातें सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए वहां से चली गई। तभी सावी अपने माथे पर हाथ मारते हुए चीखते हुए बोली, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये विक्रांत यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ ये सब क्या हो रहा है। और फिर इतना कहते हुए सावी अपने बेड के पास रखे फूलों के गुलदस्ते को फेंक कर मारते हुए बेड पर बैठकर रोने लग जाती है। इधर राहुल अपने पापा के मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरान हो गया और चौंकते हुए अपने पापा से बोला, आप ये सब क्या कह रहे हो? प्रॉपर्टी? लेकिन मेरे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी और ना ही कोई राज्य, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? तभी राहुल के पापा ने उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, बस कर लड़के, बार बार मुझे पापा मत बोल, मैं तेरा कोई पापा नहीं हूँ। हाँ, मैंने तुझे पाल पोसकर बड़ा जरूर किया है, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो विक्रांत है। राहुल उनके मुंह से ये बातें सुनते ही तुरंत बोला, अगर आप मेरे पापा नहीं है और विक्रांत आपका सगा बेटा है तो फिर मैं किसका बेटा हूँ? कौन है मेरे माँ बाप? और आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा क्यों किया जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते? राहुल का पापा फिर से वही भयानक हंसी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैंने तुझे पाला पोसा ताकि तू बड़ा होकर मुझे अपने उस राज्य का राजा बना सके जिस राज्य का सिंहासन पाने के लिए लोग तड़प उठते हैं। राहुल को उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कौन सा राज्य, कौन सी प्रॉपर्टी और किस राज्य को सब हथियाना चाहते हैं? देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इशारों में बात मत करो और मुझे खुलकर बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन है? इतनी ही देर में विक्रांत भी वहां जाता है और हंसते हुए अपने पापा से बोलता है, पापा आपने इसे बता दिया ना कि आपका सगा बेटा मैं हूँ, ये नहीं। तभी उसके पापा ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ मेरे प्यारे बेटे, मैंने बता दिया, इस बेवकूफ को ये मेरा बेटा नहीं बल्कि तू मेरा बेटा है। लेकिन ये है कि मान ही नहीं रहा, अभी भी पापा पापा के जा रहा है। और इतना कहकर विक्रांत और उसके पापा दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथ से मिलाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। राहुल चौंकते हुए बस लगातार उनके चेहरों की तरफ देखे जा रहा है। कौन है राहुल जिसके राज्य को पाने के लिए विक्रांत और उसके पापा ये सब कर रहे हैं? क्या राहुल भी कहीं का राजा है? आखिर राहुल कौन है जिसके बारे में वो खुद ही अनजान है? क्या वह कोई बहुत बड़े राज्य का राजकुमार है?